जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान की जो बुक है खान सर की, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथियों, इसके पहले हमने आपको 8 क्लासें करा दिया है, जिसमें से हमने 13 टॉपिक पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोगों ने साथियों उनको नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो साथियों वहाँ से जा करके उन वीडियो को देख लीजिए। साथियों, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं यहूदी धर्म, मगध राज्य का उदय और सिकंदर। साथियों, आज जो है इस क्लास में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और साथियों, इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि साथियों इस बुक को हमने बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाया हुआ है। और साथियों, आशा करते हैं कि ये जो है क्लास जो है आपको पसंद आने वाली है। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है यहूदी धर्म। साथियों, जो टॉपिक है जिसका नाम है यहूदी धर्म। ठीक है साथियों, जो यहूदी धर्म है विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है, जिसे दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। साथियों, जो यहूदी धर्म है इसको दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। सामान्यतः माना जाता है कि दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक यहूदी धर्म में से ही ईसाई और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई है। ठीक है साथियों, जो माना जाता है कि जो यहूदी धर्म है इसी से ही ईसाई और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई है। करीब 4000 वर्ष पुराना धर्म है। जो साथियों जो यहूदी धर्म है ये 4000 वर्ष पुराना धर्म है। ये ईश्वर को त्रिएक के रूप में समझते हैं, अर्थात परम पिता परमेश्वर, उनके पुत्र ईसा मसीह यानी यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। यहूदी अपने भगवान को यहवे या यहोवा कहते हैं। साथियों, ये पॉइंट है, इसको आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि जो साथियों जो यहूदी धर्म है, यहूदी धर्म अपने भगवान को क्या कहते हैं। तो आप लोग साथियों यहाँ से याद रखिएगा कि जो यहूदी हैं ये अपने भगवान को यहवे या यहोवा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद साथियों आगे देख लेते हैं। यहूदी धर्म के सर्वप्रथम पैगंबर अब्राहम यानी इब्राहिम को माना जाता है, जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। कब हुए थे? तो 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। पैगंबर अब्राहम के पहले बेटे का नाम था हजरत या ईसा इसहाक। क्या नाम था? साथियों, जो पैगंबर अब्राहम थे इनके पहले बेटे का नाम था हजरत इसहाक, और जो दूसरा बेटा था इनका, इसका नाम था हजरत इस्माइल। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा कि जो पैगंबर अब्राहम थे इनके पहले बेटे का नाम था हजरत इसहाक, और जो साथियों जो दूसरा बेटा था इसका नाम था हजरत इस्माइल। लेकिन इन दोनों की माता अलग अलग थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि जो इनकी माता थी, ये दोनों की माता अलग अलग थी। हजरत इसहाक की माता का नाम था सरहा, तथा हजरत इस्माइल की माता का नाम था हाजरा। क्या नाम था? हाजरा नाम था। पैगंबर अब्राहम के पोते का नाम हजरत याकूब था। याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था। यह भी आप लोग साथियों याद रखिएगा कि जो पैगंबर अब्राहम के पोते का नाम क्या था, अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा साथियों, पैगंबर अब्राहम के पोते का नाम था हजरत याकूब, और याकूब का ही जो दूसरा नाम था इजराइल था। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे साथियों देख लेते हैं। याकूब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर के एक सम्मिलित राष्ट्र इजराइल बनाया। किसने बनाया इजराइल राष्ट्र? तो याकूब ने ही जो यहूदियों की जो 12 जातियां थी इनको मिला करके एक सम्मिलित राष्ट्र बनाया, जिसका नाम रखा इजराइल। इजराइल की स्थापना 1948 में हुई थी, और वर्तमान इजराइल राष्ट्र का राजधर्म यहूदी धर्म है। याकूब के बेटे का नाम साथियों यहूदा था। क्या था? साथियों, जो याकूब का बेटा था इसका नाम था यहूदा, और इसके वंशज को यहूदी कहा गया। तो साथियों जो इसके वंशज थे, इसके वंशजों को क्या कहा गया? यहूदी कहा गया। यहूदियों की धर्म भाषा क्या थी? अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि यहूदियों की धर्म भाषा क्या थी, तो साथियों आप लोग यहाँ से बताएंगे कि जो यहूदी थे इनकी धर्म भाषा थी इब्रानी। क्या थी? इब्रानी, यानी इसी को हिब्रू कहते हैं। और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम था तनक। क्या था? तनक जो है यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम था, जो हिब्रू भाषा में लिखा गया है। तनक को ताल मुद्र या तोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो साथियों जो तनक है इसको ताल मुद्र या तोरा भी कहते हैं। आगे देखते हैं। ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम
पैगंबर मूसा का है। किसका नाम सबसे बड़ा नाम है? तो पैगंबर मूसा का साथियों अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम है। यह सिर्फ एक धर्म ही नहीं बल्कि पूरी जीवन पद्धति है जो कि इजराइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है। यहूदी धर्म का भारत में प्रवेश 973 ईस्वी पूर्व में कब हुआ था? तो साथियों जो यहूदी धर्म है इसका भारत में प्रवेश 973 ईस्वी पूर्व में हुआ। और कहां पर? तो केरल के मालाबार तट पर हुआ था। कहां पर हुआ? तो केरल के मालाबार तट पर साथियों यहूदी धर्म का भारत में प्रवेश हुआ। और कब हुआ? तो याद रखिएगा 973 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 2017 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सिर्फ 1.45 करोड़ यहूदी ही बचे हैं, जिनमें से लगभग 64 लाख इजराइल में हैं और 57 लाख अमेरिका में रहते हैं। कहां पर रहते हैं? तो साथियों जो ये यहूदी हैं ये इजराइल और अमेरिका में रहते हैं। ठीक है साथियों, आप लोग यहां से देख चुके होंगे यहूदी धर्म के बारे में। साथियों आगे देख लेते हैं मगध राज्य का उदय। साथियों जो ये 15वां टॉपिक है जिसका नाम है मगध राज्य का उदय। साथियों आइए देखते हैं। मगध राज्य के उत्कर्ष में मुख्यतः 3 वंशों का योगदान रहा। कितने वंशों का योगदान रहा? 3 वंशों का योगदान रहा। साथियों जो मगध राज्य है इसमें 3 वंश हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पहला है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। साथियों जो ये 3 वंश हैं इन्हीं का मगध राज्य के उदय में योगदान रहा। अब आइए देख लेते हैं एक करके इन वंशों को। साथियों पहले देखते हैं हर्यक वंश। कौन सा वंश है? तो पहले देखते हैं हर्यक वंश। साथियों जो हर्यक वंश है यह मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे और जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। तो साथियों यहां से याद रखिएगा कि जो मगध है, मगध सबसे प्राचीन वंश के जो संस्थापक थे ये कौन थे? बृहद्रथ थे और जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। इसकी प्रारंभिक राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो आप लोग याद रखिएगा गिरिव्रज। साथियों इसकी प्रारंभिक राजधानी थी किसकी? तो मगध की। मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की जानकारी महाभारत में मिलती है। किसमें मिलती है? तो साथियों यहां से याद रखिएगा कि मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की जानकारी जो है महाभारत में मिलती है। इसके बाद साथियों देख लेते हैं बिंबिसार। साथियों जो बिंबिसार है इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 544 ईस्वी पूर्व से लेकर के 492 ईस्वी पूर्व तक इसका शासन रहा। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। किसने की? साथियों जो बिंबिसार था इसने जो है हर्यक वंश की स्थापना की। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो हर्यक वंश साथियों है इसकी स्थापना किसने किया था? तो साथियों आप लोग यहां से याद रखिएगा कि हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कब किया था तो आप लोग यहां से याद रखिएगा कि 544 ईस्वी पूर्व में साथियों बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। 544 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा कौन? बिंबिसार। इसको साथियों श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों है, इसको नोट कर लीजिए कि बिंबिसार को साथियों श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख लेते हैं। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गौतम बुद्ध का समकालीन था बिंबिसार। इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। किसके राजधानी बनाया अपने? इसने जो है साथियों जो बिंबिसार था इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया और उसका निर्माण भी किया। इस नगर का योजनाकार यानी वास्तुकार कौन था? तो महागोविंद साथियों इस नगर का योजनाकार था यानी वास्तुकार था। कौन? तो महागोविंद। यह प्रथम साम्राज्यवादी शासक था बिंबिसार। इसने साथियों अंग नरेश ब्रह्मादत्त को हराया एवं अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां गवर्नर नियुक्त किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौशला देवी से विवाह किया। इसने बिंबिसार ने। और इसने जो है लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया जिससे इनका पुत्र अजातशत्रु पैदा हुआ। कौन? साथियों इनका पुत्र था अजातशत्रु। यह किससे पैदा हुआ? तो साथियों जो अजातशत्रु की माता का नाम था क्या था? चेलना था। तो आप लोग याद रखिएगा साथियों यहां से कि अजातशत्रु की जो माता का नाम था वो क्या था? तो चेलना था। ठीक है आगे देख लेते हैं। साथियों जो प्रसेनजित हैं, प्रसेनजित ने बिंबिसार को काशी दहेज में दिया। इसने मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा यानी खेमा से विवाह किया। ठीक है और उसने जो है अपने चिकित्सक जीवक को अवंती के शासक प्रद्योत जो पांडु रोग से पीड़ित था उसकी चिकित्सा हेतु भेजा। कहाँ भेजा था? तो साथियों जो जीवक था इसको अवंती के शासक
प्रद्योत जो पांडु रोग से पीड़ित थे वहां पर इनको भेजा। जीवक की शिक्षा तक्षशिला में हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि साथियों जो जीवक थे इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई, तो तक्षशिला में हुई थी। और इसके पुत्र अजातशत्रु ने 452 ईस्वी पूर्व में इनकी हत्या कर दी। किसने? बिंबिसार की हत्या किसने किया था? तो उनका ही पुत्र था अजातशत्रु, जिसने 492 ईस्वी पूर्व में इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं साथियों। आगे साथियों इसमें है अजातशत्रु के बारे में। तो साथियों जो अजातशत्रु है ये कब से कब तक गद्दी पर बैठा रहा? तो साथियों 492 ईस्वी पूर्व से लेकर के 460 ईस्वी पूर्व तक साथियों ये शासन किया इसने। और साथियों यहाँ से याद रखिएगा अजातशत्रु के बारे में। साथियों अगर बात की जाए अजातशत्रु की तो इसका उपनाम था कुड़ी। अजातशत्रु का साथियों उपनाम क्या था अगर आपसे पूछा जाए? तो साथियों यहाँ से याद रखिएगा कि अजातशत्रु का उपनाम था कुड़ी, तथा इसे पितृहंता भी कहा जाता था क्योंकि इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, इसलिए साथियों इसको पितृहंता भी कहा जाता था। अजातशत्रु 492 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। कब बैठा? तो 492 ईस्वी पूर्व में साथियों ये मगध की गद्दी पर बैठा था और इसने काशी पर भी अधिकार कर लिया था। अजातशत्रु ने इसने अपनी पिता की हत्या गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर की और इनके मंत्री साथियों वस्कार ने वज्जी संघ में फूट डाल दी थी। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या किसके कहने पर की थी, तो याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे जिनका नाम था देवदत्त, इनके कहने पर साथियों अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु ने वज्जी संघ को जीत लिया एवं इस युद्ध में उसने रथ मूसल एवं महाशिला कंटक का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? तो साथियों जो वज्जी संघ को इसने जीत लिया था, किसने? अजातशत्रु ने। और इस युद्ध में साथियों इसने रथ मूसल एवं महाशिला कंटक का प्रयोग किया। लिच्छवी गणराज्य को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया था। किसमें मिला दिया? तो साथियों जो लिच्छवी गणराज्य को अजातशत्रु ने किसमें मिला लिया? तो मगध में इसको जो है इसने मिला लिया था। तो यहां से आप लोग ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे साथियों देख लेते हैं। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में करवाया। कहां पर करवाया? साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिए कि अजातशत्रु ने साथियों प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में करवाया था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईस्वी पूर्व में की थी। अब साथियों यहां से याद रखिएगा कि साथियों जो अजातशत्रु था इसने अपने पिता की हत्या की थी बिंबिसार की। और साथियों जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु का जो बेटा था उदयन, इसने अपने पिता की हत्या यानी अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। कब किया था? तो 461 ईस्वी पूर्व में की थी। अब साथियों देख लेते हैं उदयन के बारे में। साथियों जो उदयन था ये जो है 461 ईस्वी पूर्व से लेकर के 444 ईस्वी पूर्व तक ये गद्दी पर बैठा। और साथियों इसने जो है 461 ईस्वी पूर्व से लेकर के 444 ईस्वी पूर्व तक इसने शासन किया। साथियों जो उदयन था ये जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, साथियों जो उदयन था ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसने सोन व गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया। ये साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पाटलिपुत्र शहर है इसको किसने बसाया था, तो आप लोग साथियों यहाँ से याद रखिएगा उदयन ने साथियों पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, तो कैसे किन ग्रंथों में? तो बौद्ध ग्रंथों में साथियों उदयन को पितृहंता कहा जाता है। हर्यक वंश का साथियों अंतिम शासक अगर आपसे पूछा जाए तो यहां से याद रखिएगा नागदशक। साथियों जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था नागदशक। ठीक है, तो ये आप लोग यहां से याद रखिएगा। अब साथियों बात कर लेते हैं मगध राज्य के अगले वंश की जिसका नाम है शिशुनाग वंश। क्या नाम है साथियों? देख लेते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। साथियों जो शिशुनाग वंश है ये 412 से लेकर के 344 ईस्वी पूर्व तक चला। शिशुनाग नागदशक की हत्या जो है उसके अमात्य शिशुनाग ने की थी। ठीक है, साथियों जो शिशुनाग है नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने की थी। और शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग जो वंश है इसकी स्थापना शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में की। इसने साथियों अवंती यानी उज्जैनी को जीत लिया और इसने जो है वैशाली को जीत लिया और अपनी राजधानी बनाया। किसने? शिशुनाग ने।
इसके बाद साथियों अगला साथियों जो अगला शासक था जिसका नाम था कालाशोक। साथियों यह शिशुनाग वंश का परवर्ती शासक था। ठीक है, साथियों जो कालाशोक था यह शिशुनाग वंश का परवर्ती शासक था। इसने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया था। किसने? साथियों जो कालाशोक था इसने जो है पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया था। इसका साथियों आगे आगे देखते हैं। आगे इसमें बताया गया है कि इसने जो है साथियों दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। किसने? तो कालाशोक ने। साथियों जो कालाशोक है इसने जो है दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। और शिशुनाग वंश का अगर आपसे पूछा जाए अंतिम शासक तो याद रखिएगा नंदीवर्धन। साथियों जो नंदीवर्धन है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। इसके साथ साथियों देख लेते हैं अगला वंश क्या है जिसका नाम है नंद वंश। साथियों जो नंद वंश है ये 344 ईस्वी पूर्व से लेकर के 322 ईस्वी पूर्व तक साथियों जो शासन रहा यह नंद वंश का शासन रहा। देखते हैं इसमें जो शासन था जिस शासक का नाम था महापद्मानंद। जो महापद्मानंद थे यह नंद वंश का संस्थापक था। अगर आपसे पूछा जाए कि महापद्मानंद साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि नंद वंश का संस्थापक कौन था तो साथियों आप लोग यहाँ से याद रखिएगा महापद्मानंद नंद वंश का संस्थापक था और यह नाई जाति का था। किस जाति का था? नाई जाति का था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। साथियों जो महापद्मानंद था यह जैन धर्म का अनुयायी था और महापद्मानंद का दूसरा नाम था भार्गव। क्या नाम था? साथियों जो महापद्मानंद है इसका दूसरा नाम था भार्गव। ये भी आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं। खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण किया एवं वहां नहरों का निर्माण करवाया। वहां से जिनसेन की मूर्ति लेकर आया। ठीक है, और साथियों आगे जो अगला पॉइंट है यहाँ पर बताया गया है कि अष्टाध्यायी का लेखक कौन है। अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा पाणिनि साथियों अष्टाध्यायी के लेखक हैं जो कि इनके समकालीन थे। यह संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी। कौन? अष्टाध्यायी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक का नाम बताइए जिसका नाम है साथियों अष्टाध्यायी। साथियों अगला शासक कौन है? इसका नाम है घनानंद। यह साथियों नंद वंश का अंतिम शासक था। कौन? घनानंद। यह सिकंदर का समकालीन था। यह भी आप लोग याद रखिएगा साथियों कि जो घनानंद था साथियों ये जो है सिकंदर का समकालीन था। बात करते हैं साथियों अगले पॉइंट की, तो इसमें बताया गया है कि इसने जो है जनता पर अत्यधिक कर लागू किए तथा इसने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान किया था। किसने? घनानंद ने। नंद वंश का विनाश चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर किया तथा घनानंद की हत्या कर दी थी। मगध पर एक नए वंश जिसका नाम था मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने साथियों मगध पर एक नए वंश की स्थापना किया था जिसका नाम था मौर्य वंश। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था तो आप लोग साथियों याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने साथियों मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं सिकंदर के बारे में। साथियों जो अगला टॉपिक है जिसका नाम है सिकंदर। सिकंदर साथियों अगर पूछा जाए जन्म के बारे में तो सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता फिलिप द्वितीय था और यह साथियों 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना और इसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई थी। सिकंदर का गुरु साथियों यूनानी दार्शनिक अरस्तु था। कौन था साथियों? जो सिकंदर था ये अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, सिकंदर का प्रधान सेनापति सेलुकस निकेटस था। कौन था साथियों? सिकंदर का जो प्रधान सेनापति था अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग साथियों याद रखिएगा सिकंदर का प्रधान सेनापति सेलुकस निकेटर था। ठीक है, आगे देखते हैं। सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में हाइडेस्पेज यानी झेलम का युद्ध किया जो पोरस व सिकंदर के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ? सिकंदर व पोरस व सिकंदर के बीच में साथियों स्पीज यानी इसी को झेलम कहते हैं। तो इनके बीच में साथियों 326 ईस्वी पूर्व में युद्ध हुआ। पोरस का राज्य झेलम व चिनाब नदी के मध्य था। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई लेकिन सिकंदर पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसका जो राज्य था वापस लौटा देता है और भारत विजय अभियान में साथियों सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में बैक्टीरिया जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदू कुश पर्वत को पार किया और सिंधु नदी पार कर भारत की धरती पर कदम रखा। किसने?
तो सिकंदर ने। साथियों यहाँ से ये जितने पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों हैं, तो आप लोग साथियों इनको अच्छे से याद कर लेना। आगे साथियों बात कर लेते हैं। साथियों अगला पॉइंट इसमें बताया गया है कि फिर जो है क्या हुआ इसके बाद, इस समय सिकंदर की सेना ने कुछ अफवाहों से डर करके ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। जो सिकंदर की सेना थी ये ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, कुछ अफवाहें थी उसके कारण से। सिकंदर ने भारत में 3 शहर बसाए थे जिनका नाम था निकेया यानी विजयनगर, अलेक्जेंड्रिया और विकेफेल्स या बुकाफेला। ठीक है, तो ये जो 3 नगर हैं सिकंदर ने भारत में 3 शहर बसाए थे। और बुकेफेल्स साथियों शहर इसने अपने प्रिय घोड़े के नाम पर रखा था। ये भी साथियों याद रखिएगा, जो बुकेफेल्स शहर है इसने अपने प्रिय घोड़े के नाम पर रखा था। और सिकंदर साथियों 19 महीने भारत में रहा। कितने महीने रहा अगर आपसे पूछा जाए तो सिकंदर साथियों 19 महीने साथियों भारत में रहा, तथा 325 ईस्वी पूर्व को वह स्थल मार्ग से भारत से लौटा था। कब लौटा? तो 325 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में जो है ज्वर यानी बुखार से हो गई। सिकंदर के अभियान से भारतीयों को 4 स्थल एवं 4 जलीय मार्गों का ज्ञान हुआ। साथियों जो सिकंदर का जो अभियान था इससे क्या हुआ कि जो भारतीय थे इनको जो है 4 स्थल एवं 4 जलीय मार्गों का ज्ञान हुआ। और सिकंदर के साथ 3 इतिहासकार भारत आए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों इसको नोट कर लेना अच्छे से। जो सिकंदर के साथ 3 इतिहासकार जो थे उनका नाम क्या है? तो साथियों जो निर्याकस था ये नौसेना का प्रमुख था, ये भारत आया था। अनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस साथियों जो ये 3 इतिहासकार थे ये इसके साथ भारत आए थे। ठीक है साथियों, जितने पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। साथियों आज हम लोगों ने इस क्लास में जो है 3 टॉपिक देखा है। ठीक है, तो आशा करते हैं साथियों कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोग क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साथियों जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।